नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। जय जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम साइंस के एक जो टॉपिक होता है, एक सब्जेक्ट होता है साइंस के अंदर, 3 सब्जेक्ट्स में से एक केमिस्ट्री, उस केमिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने बायो का 20 क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चंस कराए थे। उसका डिटेलिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया तो लेक्चर्स लंबा होने की वजह से 10 ही क्वेश्चन मैंने कराया है। उसके आगे के पार्ट और भी लाऊंगा मैं। आज हम 20 क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा समेटा जाए। और मेरा मानना है कि इससे आपके एग्ज़ाम में इसी के आसपास के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमने टॉपिक को टारगेट किया हुआ है कि जिन जिन टॉपिकों से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को किया जाए। 20 क्वेश्चन से करके ये कभी नहीं होगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा साइंस का, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मुझे पढ़ना कहाँ से है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस तरीके से उनको डील करना है। अगर आप सभी चीज़ों के डिटेल में वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। हमने महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस पर कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें उसके सभी विभाग से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनका एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो आप उसे परचेस कर अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बारे में अगर आपको जानकारी और भी चाहिए तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8770123687 इस नंबर पर कांटेक्ट करके और भी उससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। अब केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस मैंने फिजिक्स का भी एक आध दो डला दिए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे सब्जेक्ट चैप्टर रहते हैं जो कि कंफ्यूजिंग रहते हैं। ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं कि फिजिक्स के अंतर्गत? पढ़ना तो सभी रहता है, लेकिन उन कन्फ्यूज़न को भी दूर करने के लिए इसमें मैंने उसको डाल के रखा हुआ है। तो आशा है मुझे कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इसी के आसपास ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो टॉपिक छूट जाएंगे वो उन सभी का आप अच्छे से और तैयारी कर सकते हैं, बाकी मेजर टॉपिक सही से रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर्स जो लिखा हुआ है उसका हिंदी में मतलब होता है संश्लेषित रेशा। फाइबर मतलब रेशा होता है और सिंथेटिक मतलब संश्लेषित। तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा या सिंथेटिक फाइबर कौन था? तो ऑप्शन में देख लीजिए आप, नायलॉन है, रेयान है, टेरिकॉट है, पॉलिस्टर है। तो संश्लेषित रेशा का जब भी नाम आता है तो उसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। नायलॉन भी देखने को मिलता है, रेयान भी देखने को मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन जो सबसे पहला बनाया गया था मानव के द्वारा वो था नायलॉन। तो नायलॉन आपका जो है वो प्रथम संश्लेषित रेशा या फिर सिंथेटिक फाइबर के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर रेयान भी बना था, सेम टाइम पे लगभग बने थे, लेकिन पहले नायलॉन को तैयार किया गया था, फिर रेयान को किया गया था, फिर आगे उसी क्रम में ये सभी भी आते हैं। अब इनको तैयार करने की एक प्रयोगशाला विधि होती है, किस तरीके से क्या तैयार किया जाता है, उतना डिटेलिंग में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जो जरूरी चीज़ें उतने हम करते चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य क्या होता है? तो ये क्वेश्चन अच्छा है। नाभिकीय रिएक्टर से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो प्रयास है यही रहेगा। तो नाभिकीय रिएक्टर पहले तो आपको पता चलना चाहिए, विमंदक फिर उसके आगे का प्रोसेस है। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? आपने जगह जगह सुना होगा कि नाभिकीय ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो जो नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? इसी नाभिकीय रिएक्टर में होता है। नाभिकीय रिएक्टर एक तरीके का एक रूम होता है जो जमीन के अंदर बनाया जाता है, समझिएगा जैसे एक रूम है, इसके अंदर बनाया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर अब जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी ईंधन की आवश्यकता होगी, फ्यूल की आवश्यकता होगी। तो उसमें फ्यूल के रूप में क्या यूज़ किया जाता है? तो यूरेनियम को मुख्य रूप से फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। कहाँ? नाभिकीय रिएक्टर में। अब वो नाभिकीय रिएक्टर क्या करता है कि उस नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के देता है। कैसे बदलता है थोड़ा सा बताऊंगा। तो याद रखना कि अगर पूछा जाए प्रश्न में कि इसमें ईंधन के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो यूरेनियम 235 ये आपका सिंबल है। इसी रूप से सिंबॉलिक रूप में भी पूछ सकता है आपको, या तो फिर डायरेक्ट नाम देके भी पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा यूरेनियम 235 ही है जिसे नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब इसे ना यहाँ
यूज़ तो किया जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस चालू कैसे होता है? तो इसमें न्यूट्रॉन, एक कण होता है, पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, जो कि किसी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। उस न्यूट्रॉन की इसमें बमबारी की जाती है। अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से होंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा, नहीं भी होगे तो एक बार इस पूरे प्रोसेस को समझिएगा, बहुत ही आसान है। तो इसमें एक कण की बमबारी की जाती है, और ये क्या रहता है, यूरेनियम 235 एक सॉलिड रूप में ही रहता है, जैसे ऐसे कोई भी एक टुकड़ा ले लिया, और इसमें एक न्यूट्रॉन की यहाँ बमबारी की गई। तो एक न्यूट्रॉन जब यहाँ जाकर टकराता है और बहुत ही तेज गति से उसे टकराया जाता है, तो टकराने के बाद क्या करता है, 3 अन्य न्यूट्रॉन को उत्सर्जित करता है और उसके साथ ही ऊर्जा का भी उत्सर्जन करता है। तो 3 और नए न्यूट्रॉन आ जाते हैं। पहले एक से हमने इस पर क्या किया, ब्लास्ट किया, और इसके साथ ही 3 और न्यूट्रॉन बनकर आते हैं। फिर ये 3 न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, आसपास और घूमते रहते हैं, और फिर इससे आकर टकराते हैं। तो ये 3 फिर 3 करते हैं, मतलब ये 3 एक एक के द्वारा फिर 3 का होता है, मतलब ये टोटल 3 के द्वारा 9 का होता है। फिर ये 9 आगे बढ़ेंगे तो ये फिर 3 का करेगा, ये भी 3 का करेगा, ये भी 3 का करेगा। इस प्रकार से श्रृंखला लगातार चलती जाती है, उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये सभी प्रोसेस कहाँ होता है, आपके नाभिकीय रिएक्टर में होता है। अब ये चैन जो चलते जाता है तो ये अनियंत्रित श्रृंखला के रूप में रहती है। तो जब सबसे पहले जो इसको बनाया गया तो पता किया गया बहुत छोटा सा अमाउंट लेकर, तो ये बहुत ही अनियंत्रित श्रृंखला थी, लगातार होते जाती, तो इसको नियंत्रित करना जरूरी था। तो उसी को नियंत्रित करने के लिए, इन न्यूट्रॉनों को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि हमें केवल एक न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए विमंदक का प्रयोग किया जाता है। ये विमंदक क्या करता है, एक विमंदक होता है और एक कंट्रोल रॉड होता है, दोनों को याद रखना आपको, कंट्रोल रॉड और एक विमंदक। तो ये विमंदक क्या करता है, या फिर विमंदक की जगह मंदक नाम भी दिया जाता है, वो क्या करता है, तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। न्यूट्रॉन, द्वितीयक न्यूट्रॉनों की संख्या को विमंदित करना, द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करना, विखंडनीय नाभिकों की संख्या में वृद्धि करना, विखंडन अभिक्रिया का नियंत्रण करना। विखंडीय नाभिक मतलब क्या था, इसके नाभिक में जब बमबारी की गई ना न्यूट्रॉन की, तो फिर 3 न्यूट्रॉन में टूटते गए, उसी को बोल रहा है कि संख्या में वृद्धि करना है। क्या, तो वृद्धि करना नहीं है, मैंने अभी बताया कि ये अनियंत्रित हो जाती, तो नियंत्रित करना है, तो ये तो हो नहीं सकता। विखंडन अभिक्रिया का नियंत्रण करना, हाँ नियंत्रण करना है, लेकिन पूरा अभिक्रिया का नियंत्रण करना कि नहीं, तो ये भी नहीं। फिर क्या करना है, द्वितीयक न्यूट्रॉनों की संख्या को विमंदित करना है। क्या, तो संख्या को विमंदित करना का कार्य विमंदक नहीं करता है, उसका कार्य रहता है द्वितीयक न्यूट्रॉन की संख्या को धीमा करना। तो विमंदक क्या कर देता है, इसकी जो भी रफ्तार रहती है उसको धीमी कर देती है। तो धीमा करने से क्या होता है कि ये जाकर अगर इससे टकरा भी रहे हैं तो उतनी मात्रा में सफिशिएंट नहीं होता उनका स्पीड की ऊर्जा उत्पन्न कर सके, तो वो स्लो कर देता है। स्लो करने की वजह से वो धीरे हो जाते हैं और एक ही न्यूट्रॉन फिर अपने टारगेट को अचीव करते रहता है। अब न्यूट्रॉनों को धीमा करना किसका कार्य हो गया, विमंदक। अब लेकिन न्यूट्रॉन धीमे तो हो गए, लेकिन बचा हुआ है न्यूट्रॉन, अब उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो ऑब्जर्व करने के लिए एक कंट्रोल रॉड का यूज किया जाता है। कंट्रोल रॉड याद रखना ना, कंट्रोल रॉड। तो जो न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं उसको अवशोषित करने के लिए कौन आता है, उपस्थित किया जाता है, या कौन सा चीज लगाया जाता है, तो कंट्रोल रॉड लगाया जाता है। अब ये दोनों जो विमंदक है और कंट्रोल रॉड, कोई ना कोई चीज तो होगा, तो उसको याद रखना है। विमंदक क्या होता है, तो विमंदक जो भारी जल होता है D2O, या फिर ग्रेफाइट की जो छड़ें होती है, ग्रेफाइट का जो पदार्थ होता है, उसको विमंदक के रूप में यूज किया जाता है। अधिकतर भारी जल का ही प्रयोग किया जाता है। भारी जल का सूत्र आप याद रख लीजिएगा, D2O, ये भारी जल है ना, भारी जल का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में, विमंदक के रूप में। अब ये जो कंट्रोल रॉड है, यहाँ पर भी किसी ना किसी के ऊपर प्रयोग किया जाएगा। तो कंट्रोल रॉड के रूप में अधिकतर देखेंगे बेरियम का यूज किया जाता है, या बोरॉन के छड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनके छड़ों का प्रयोग करके इसे नियंत्रित किया जाता है। इतना आपको प्रोसेस ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा नाभिकीय रिएक्टर का प्रोसेस जो मैंने बता दिया। सेम केस कहाँ होता है, तो अभी ये सब का यूज करने से, कंट्रोल रॉड का यूज करने से और विमंदक का यूज करने से ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। तो इसे नियंत्रित अभिक्रिया करते हैं। तो जो नाभिकीय रिएक्टर काम करता है ना, वो नियंत्रित अभिक्रिया के अंतर्गत ही काम करता है। अनियंत्रित अभिक्रिया में क्या काम करता है, तो अनियंत्रित अभिक्रिया में काम करता है आपका परमाणु बम। परमाणु बम भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन वो अनियंत्रित श्रृंखला रहती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इतना था, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया आपको। बाकी आगे चलते हैं, आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें देखना, खाली स्थान की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिसे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो सभी के घर में प्रायः एलपीजी सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है अभी के दिनों में। पहले तो चूल्हे से खाना बनता था, अब एलपीजी गैस हर घर में आ चुका है। तो
तो एलपीजी गैस कभी कभी लीक होता है तो आपने अपने रसोई घर में देखा होगा कि हल्का सा स्मेल आने लगता है। उसी को पूछ रहा है कि स्मेल किसका होता है, ये गंध जो महसूस होता है किस वजह से होता है। तो वो देखते हैं ऑप्शन में, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रहता है सल्फर के यौगिक। उसमें जो सल्फर के यौगिक मौजूद रहते हैं एलपीजी गैस में, वही गंध उत्पन्न करते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। तो सल्फर के यौगिक की उपस्थिति के कारण ही हमें गंध महसूस होती है, जिससे पता लगता है कि एलपीजी जो सिलेंडर है वो लीक हो रहा है। तो याद रखना सल्फर के यौगिक। एलपीजी क्या होता है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका नाम है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है तो याद रखिएगा, ठीक है। और ये गैस है सर, लेकिन लिक्विड कैसा, तो जब इस गैस को ना बहुत ही ज़्यादा दाब के साथ एक जगह संग्रहित किया जाता है तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, इसलिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम क्यों, तो पेट्रोलियम का मतलब वो जिसे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वैसलीन आप जो यूज़ करते हैं वो सब हो गया, क्या हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ है। तो गैस भी क्या है, पृथ्वी की धरातल के नीचे से प्राप्त किया जाता है, उन्हें पेट्रोलियम बोल देते हैं। तो पेट्रोलियम ईंधन के रूप में, इसलिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं, सिल्वर, सोडियम, जिंक, एल्यूमिनियम। तो चाकू से काटा जाने के लिए ना आपको सोडियम आएगा। जो धातु है, सोडियम एक धातु होता है जो जिसे ना चाकू से काट सकते हैं, मतलब ये नरम होता है तो इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम के साथ एक और नाम याद रख सकते हैं आप, पोटेशियम। पोटेशियम भी वो धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन दोनों ऑप्शन में दिख गया और ए और बी दोनों ऐसे करके बोल दिया तो दोनों को ले लेना। अगर एक ऑप्शन चुनना रहा है तो सोडियम ले लेना, और अगर दोनों ऑप्शन में देते हैं तो अधिकतर केसों में ये होता है कि उसे क्वेश्चन को विलोपित किया जाता है। तो सोडियम या पोटेशियम, ये दोनों को याद रखना है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सिल्वर चांदी होता है तो चाकू से कटेगा नहीं। जिंक के अपने कुछ ना कुछ मेटल्स देखे होंगे। एल्यूमिनियम ये भी नरम होता है लेकिन ये चाकू से कटता नहीं है, एल्यूमिनियम के तार देखे ही होंगे। तो ये सारे थे, तो चाकू से सोडियम कटता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण हैं, कौन से कारण हैं। तो ऑप्शन देखो, पॉइंट क्या कह दिए, ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया, CO2 के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया। तो जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है, जंग लगने को बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण एक और नाम इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसका ध्यान रखना है आपको कि आयरन पर जो जंग लगता है उसको क्या बोलते हैं, संक्षारण। और क्यों होता है, तो देखो आपने घर में देखा होगा कभी ना कभी कि कबाड़ में या फिर घर के आपने किसी स्टोर रूम में रख दिया किसी चीज को, या फिर खुले में वो पड़ा हुआ है लोहे का पदार्थ, तो उसमें क्या होता है देखना, जैसे लोहे का एक रॉड है समझ लीजिए, एक छड़ पड़ा हुआ था, तो इसमें देखना यहाँ पर ना हल्का हल्का ऐसे भूरे भूरे कलर का कुछ कुछ जमने लग जाता है, तो उसी को ही रस्ट बोलते हैं। रस्ट या जंग या फिर संक्षारण उसी को ही बोलते हैं। तो ये जो रस्ट है ना, ये किस वजह से होता है, तो ये ऑक्सीजन, हमारे वातावरण में क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है। ये ऑक्सीजन के साथ और नमी के साथ मिलकर यहाँ रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है और वो रस्ट का फॉर्म ले लेता है, तो ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण पहला तो हो जाएगा। अवकरण होगा क्या, नहीं, ये तो क्या होता है छोड़ दो। फिर ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, अभी मैंने बताया ऑक्सीजन की उपस्थिति और नमी की उपस्थिति के कारण यहाँ रस्ट जमता है अभिक्रिया होने के कारण। तो ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया हो गया, और उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो 1 और 3 आपका सही आंसर होगा, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो जंग लगना क्या होता है, संक्षारण कहलाता है, ये ध्यान में रखना है। कौन से कलर भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ये था जंग लगने का। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जंग लगना किस कारण से होता है, तो ये क्वेश्चंस देखा गया प्राय पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्न सूची का मिलान कीजिए, सूची 1 और सूची 2। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड का क्या है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है। तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बताया था बायो वाले लेक्चर में बताया था, इसमें भी मैं बताते चलता हूँ आप सभी को कि इस तरीके के सूची मिलान वाले क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, जो आपको पता है ना सबसे पहले उसको मिलाइएगा, जो आपको पता है उसको पहले। तो मुझे सबसे पहले बाइकार्बोनेट तो पता था, मुझे पहले ही पता था, मेरे को पता है बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा होता है, मैंने याद किया हुआ है बेकिंग सोडा, उसमें लिखा रहता है पैकेट वैकेट में, तो मुझे याद था ये। फिर नाइट्रस ऑक्साइड मुझे नहीं पता, मान के चलो नहीं पता। सोडियम कार्बोनेट अभी तो पता है, मैं लाफिंग गैस मार देता हूँ जैसे आपको नहीं पता रहता। तो अब लेते सोडियम कार्बोनेट ये पता है क्या, हाँ ये पता, पढ़ा हुआ लगता है मुझे, ये लगता है मेरे ख्याल से।
धावन सोडा है तो धावन सोडा ले लिए। फिर अगर ये दोनों बस भी पता रहते हैं आपको ए और सी, तो ऑप्शन से आप मैच करेंगे कि ए और सी मैं जो सही आंसर जानता हूं क्या वो उसमें मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो आपका डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा। अगर वैसे ही प्रकार के दो अगर ऑप्शन दिखे तो आपको तीसरे और चौथे में जाना है, नहीं तो आपका एक या दो मिलने से ही काम हो जाता है। ठीक है, बट अभी हम लोग यहाँ पूरा डिस्कस करेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको बेकिंग सोडा कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है धावन सोडा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका कास्टिंग सोडा। याद कैसे करेंगे सर, बहुत सारे नाम तो सिमिलर सिमिलर लग रहे हैं, तो इसका बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम में देखो यहाँ बाई आ रहा है, बाई, तो बाई से कर लिया मैंने बेकिंग, बाई बेकिंग बाई बेकिंग करके। तो आजकल देखना बड़े बड़े रईस लोग क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए भी घर में बाई रखते हैं। बाई का मतलब है कि जो खाना बनाने आ रही है उस तरीका का, कई लोग झाड़ू पोछा लगाने वाले को भी बाई बोलते हैं, लेकिन खाना बनाने वाला संबंधित कर लेना। तो खाना बनाने के लिए भी बाई रखते हैं, तो बाई कार्बोनेट से क्या बेकिंग सोडा रिलेट कर सकते हैं आप। फिर नाइट्रस ऑक्साइड, तो देखा होगा अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है योगा करने का, योगा करने का ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें मॉर्निंग में आपने बुजुर्गों को या फिर मिडिल एज के लोगों को अधिकतर देखा होगा, यंगस्टर तो नहीं जाते हैं, इन्हीं लोग को देखा होगा। अगर आपके आसपास कहीं योगा क्लास होता होगा तो जोर जोर से वो लोग हंसते हैं, तो क्या लाफिंग कुछ बोलते हैं उसको, तो लाफिंग सेशन टाइप का कुछ चलता है। तो लाफिंग करते हैं, कब करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं, लेकिन अब मॉर्निंग में नहीं करना है, कब करना है, नाइट में। तो याद रख सकते हैं नाइट में लाफिंग, तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका लाफिंग गैस। फिर सोडियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट को ना मैंने कार्गोजिन से याद कर लिया। कार्गोजिन पहले के जमाने में बहुत चलता था, बहुत सारे जेब वाले वो आते थे, उसमें बहुत सारे पॉकेट्स होते थे। तो उस कार्गोजिन्स, अब जींस आप पहनोगे तो उसको धोना भी पड़ेगा, तो वहां से धावन सोडा रिलेट कर लिए। फिर एक था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें हाइड्रोक्साइड हाई आ रहा है और कास्टिंग आ रहा है, तो इसको ना हाई कास्टिक करके मैंने याद किया था। हाई कास्टिक, हाई कास्टिक का हाई से हाइड्रोक्साइड और कास्टिक से कास्टिंग सोडा, तो हाई कास्टिक करके याद कर लीजिएगा आप लोग भी। तो हाई से हाइड्रोक्साइड और कास्टिक से कास्टिंग सोडा। सामने सबके सोडियम था, ये तीन नाम जो थे, एक ये और ये तीनों में सोडियम है, ये चीज आपको कॉमन रहेगा। इसके साथ साथ आपको रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है, तो आपको इनमें से जितने के भी रासायनिक सूत्र पते होंगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, वो हमारे मनोबल को बढ़ाता है, और दूसरा चीज हमको ये भी जानने में मदद करता है कि आप लोगों को किस प्रकार के और भी कंटेंट चाहिए। तो आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप लगातार कमेंट कीजिएगा, और साथ ही जो प्रश्न मैंने पूछा है कि इन सभी का रासायनिक नाम क्या होगा, तो उसका जरूर कमेंट करके बताइएगा। रासायनिक नाम तो हो गया, रासायनिक सूत्र बताइएगा आप। सामान्य नाम मैंने बताया, रासायनिक नाम इधर लिखा हुआ था, ये सभी रासायनिक नाम थे, ये सभी सामान्य नाम थे, आपको इसका सूत्र बताना है, सूत्र बताना है। जैसे सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, नमक का क्या होता है, NaCl होता है। उसी प्रकार इन चारों में से जितने का भी पता हो आप बता दीजिएगा, बाकी नहीं पता होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उनका रासायनिक सूत्र भी आप सभी को बता दूंगा। तो ये था ऑप्शन, आप इसमें से मैच कर लीजिएगा, आपको PDF इसके मिल जाएंगे। PDF के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वहां जाके आप इसके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूची का मिलान करो। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सारे क्वेश्चन मैंने इसी फॉर्मेट में बनवाया हुआ है कि सूची का मिलान करो या कूट वाले, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन टफ कब लगते हैं, जब वो कूट के फॉर्म में हो या इस प्रकार के सूची मिलान के फॉर्म में हो। अगर वन लाइनर पूछा होगा है या फिल इन द ब्लैंक के रूप में पूछा होगा तो बहुत आसान पड़ता है। आगे उस प्रकार के भी क्वेश्चंस मिलेंगे एक दो जो कि बहुत आसानी से आप कर लेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का आपको तैयारी करना होगा, और तैयारी करेंगे तभी आपको इस तरीके का बनेगा। और पढ़ने के बाद तैयारी को अपना जज करने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है टेस्ट सीरीज दिलाना। टेस्ट सीरीज दिलाने से आत्म मूल्यांकन होता है। वो बेहतर इसलिए है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, आपकी चूक कहाँ पर हो रही है। आपने पढ़ तो रखा है, लेकिन आप एग्जाम में जब परफॉर्म करने जाते हैं तो जो चीज़ें भूल रहे हैं वो टेस्ट सीरीज में आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज को भी आप एग्जाम के फॉर्मेट में जब दिलाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ मैंने यहाँ पर पैनिक किया और इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। तो वो सब चीज़ें आपके लगातार टेस्ट सीरीज दिलाने से दूर होंगे। उसके लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो वो दिलाते रहिए और लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। खैर 7वें क्वेश्चन में आते हैं, इसमें देखते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व के बारे में पूछा, ये कौन सा है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। सबसे ज्यादा पूरे आवर्त सारणी में, जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी हम जो पढ़ते हैं, ये फ्लोरीन एक हैलोजन तत्व है जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक गुण प्रदर्शित करता है, और इसी विद्युत ऋणात्मक गुण के वजह से ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक क्या होता है, जो
इलेक्ट्रॉन देने की गुण रखता है, जो इलेक्ट्रॉन देने का गुण रखता है वही ऑक्सीकारक रहता है। फिर देखते हैं नोबल गैस। नोबल गैस कौन सा था? तो हीलियम होता है नोबल गैस। हीलियम H इसका सिंबल होता है, इसका F होता है, H सिंबल होता है, तो हीलियम नोबल गैस में आता है। नोबल गैस में और भी बहुत सारे आते हैं, नोबल गैस को ही आखिरी गैस भी बोला जाता है। ऐसे गैस जो कि किसी अन्य चीज़ों के साथ ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करते हैं, मतलब अभिक्रिया करते ही नहीं है, अपने आप में ही बने रहते हैं वो सब, और बोल सकते हैं कि जिनका जो अंतिम कक्षा रहता है वो पूर्ण रूप से भरा होता है, वो सब अक्रिय गैस की कैटेगरी में आते हैं। तो हीलियम हो गया आपका, इसी के साथ नियॉन हो गया, ट्रेडॉन हो गया, ये सब नोबल गैस के अंतर्गत आते हैं। मार्स गैस क्या होता है? तो मार्स गैस मीथेन को बोलते हैं। मीथेन को मार्स गैस क्यों, किस नाम से जाना जाता है? तो जो मार्स नाम का ग्रह है, मंगल ग्रह जिसे हम जानते हैं, वहाँ सर्वाधिक मात्रा में मीथेन गैस पाया जाता है और इसी की वजह से उसका रंग लाल भी है, तो इस वजह से मार्स गैस मीथेन को बोला जाता है। फिर विद्युत का सुचालक, तो विद्युत का सुचालक आपका चांदी होता है। विद्युत का सुचालक कौन सा तत्व पदार्थ होता है या फिर कौन सा धातु होता है? तो चांदी होता है। सर्वाधिक विद्युत का सुचालक ही चांदी होता है, उसके बाद आपका सोना, तांबा, एल्यूमिनियम इस प्रकार से आगे चलता है, तो इसको ध्यान में रखना। चांदी सर्वाधिक विद्युत सुचालक तत्व है। आई होप ये वाला सूची मिलान आपको अच्छे से समझ में आया हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैंने प्रबल ऑक्सीकारक का बात किया था फ्लोरीन, तो प्रबल अपचायक का भी बात कर देता हूँ। प्रबल अपचायक के रूप में जाना जाता है लिथियम। फिर देखते हैं सूची का मिलान करो, तो पहला सूची से दूसरे को हमें मिलान करना है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो धातु की बात की जा रही है, ना कि पदार्थ की। ऑप्शन में आपको हीरा भी दिख रहा है, प्लेटिनम भी दिख रहा है। अधिकतर लोग ये करेंगे सबसे कठोर हीरा, ये पढ़ा हुए रहते हैं, जो कि जिसे काटना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हीरा हम लोग मार लेते हैं। हीरा के द्वारा ही आपके कांच को भी काटा जाता है, तो हीरा सोच के हीरा पहले मार लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आपको पहले पूरे देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो सबसे कठोर धातु के बारे में पूछा है। हीरा एक अधातु होता है, या फिर पदार्थ के रूप में पूछा जाए या फिर अधातु के रूप में पूछा जाए तब आपका हीरा आंसर होता, लेकिन यहाँ धातु बोला गया है तो ये धातु में ये नहीं आता है। धातु में आपका आएगा प्लेटिनम। कहीं कहीं पर क्रोमियम को भी लिया जाता है, लेकिन प्लेटिनम आपको याद लेके चलना है, बहुत सारे एग्जाम में इसी को ही आंसर लिया गया है कठोर धातु के रूप में, प्लेटिनम। भारी धातु में क्या होता है? तो भारी धातु में होता है ऑस्मियम। ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो हल्की धातु होती है लिथियम। सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? कठोर धातु, ये दो बार हो गया, ये धातु नहीं होगा, ये अधातु होगा, इसका ध्यान रखेंगे, अधातु। ठीक है, सबसे कठोर अधातु कौन सा है? तो अधातु होगा, या फिर पदार्थ होगा, वो होगा आपका हीरा। और सबसे नरम धातु की बात की जाए तो सबसे नरम धातु होती है सीजियम। इस फॉर्मेट में आपको याद रखना है, हो सकता है यहाँ धातु लिखा है इस वजह से इधर ऑप्शन मैच ना खाए कहीं पर, तो अब इस रूप में आपको याद रख लेना है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, ये अधातु है, अधातु कौन होता है? हीरा। तो इतना आपको याद रखना है। सर कैसे याद होगा? बहुत सारे कन्फ्यूजन है, इतने सारे तत्व कैसे याद होंगे? अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आराम से हो सकते हैं, नहीं हो तो उनके लिए हम मैंने ट्रिक बताया हुआ है इससे पहले जैसे बताया। और हमारी क्लास की सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि हम बहुत सारी चीज़ों को जो कि बहुत ही मुश्किल से याद होने वाली चीज़ें रहती हैं उनको भी एक ट्रिक या टेक्निक के माध्यम से याद करा देते हैं। तो इसको भी मैं प्रयास करता हूँ आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो इसमें देखेंगे कठोर धातु, कठोर तो प्लेटिनम को, प्लेट कठोर होता है, सभी के घर में प्लेट होगा, तो प्लेट को देखना कठोर होता है, प्लेट, थाली, ये सब कठोर चीजें, तो प्लेटिनम कठोर होता है, ये याद हो जाएगा। भारी, तो कोई भी देखना भारी चीज या फिर कोई भी बहुत बड़ा चीज या नया चीज क्या होता है? औसम होता है, औसम। तो भारी को रिलेट करना, भारी औसम हथियार, भारी औसम हथियार, इस तरीके से छत्तीसगढ़ी में बोलते ना, भले इंग्लिश का वर्ड है औसम, लेकिन अगर किसी को बोलना है और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भारी औसम हंस यार ऐसे करके बोलते हैं। तो इसी लैंग्वेज में आपको याद रखना है भारी औसम हंस करके, भारी से भारी धातु और औसम से ऑस्मियम। हल्की धातु, तो हल्की कौन सी होती है? लिथियम। तो लिथियम को मैंने लिथियम पढ़ते ही मेरे माइंड में एक आता है पॉलीथीन, तो पॉलीथीन में लिथी आता है, पॉलीथीन, तो उससे यहाँ से मैं लिथी निकाल के लिथियम कर लिया। और पॉलीथीन बहुत ही हल्का होता है, हवा में भी उड़ जाता है, तो सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगी आपकी, पॉलीथीन नहीं लिथियम हो जाएगी। कठोर, यहाँ अधातु कीजिएगा, अधातु ये पदार्थ बोला जाए तो हीरा ही आता है आपका। सबसे नरम धातु की बात की जाए तो वो सीजियम आता है, सीजियम। नरम धातु क्या होती है? सीजियम। सीजियम को कैसे याद रखेंगे? तो सीजर जानते हैं, सीजर कैंची, तो कैंची किसी भी चीज को काट लेता है, लेकिन यहाँ जो सीजियम है वो बहुत ही नरम है, ये खुद कट जाता है, तो कैंची से भी काट लेंगे किसको? सीजियम को। सीजर से काटेंगे सीजियम को, तो ये क्या हो जाएगा? नरम धातु। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इससे पहले मैंने बताया था चाकू से किसे काट सकते हैं? सोडियम को या पोटेशियम को, तो सोडियम अलग चीज है या सीजियम अलग चीज है। सीजियम को सीजर, सीजियम, सीजर मतलब कैंची, कैंची से
हल्की चीज़ों को काट लेते हैं हम लोग, तो नरम चीज़ों को काट लेते हैं, तो धातु और सीजियम ऐसे करके याद रखना, नरम धातु सीजियम। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इनको, ये मिलान कर लीजिएगा आप जिसमें भी आ रहा होगा। 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि, अब ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन क्वथनांक देख के कभी कभी लगता है क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, इन सभी चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट के तौर पर कि ये शायद केमिस्ट्री से बिलोंग करता हो, बट ये क्वेश्चन रहता है फिजिक्स का। तो प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है? तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, पानी का क्वथनांक घट जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऊष्मा का जल्दी अवशोषण करता है, सबसे अधिक समय तक के लिए सुरक्षित रखी जाती है। तो जल्दी पकने का कारण होता है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक अब होता क्या है, क्वथनांक क्या होता है इसका पहले मैं बताता हूँ आपको। क्वथनांक मतलब ऐसा कोई भी द्रव या पदार्थ जिसको हम एक निश्चित ताप पर गर्म कर सकें और उसका वाष्पन होना शुरू हो जाए, तो वो उसका क्वथनांक कहलाता है। तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, सेल्सियस में बात कर रहा हूँ, केल्विन में बात किया जाए तो 373 केल्विन, इतने में क्या होता है, ये उबलना चालू होता है। उबलने के चालू होता है तो देखना आप धीरे धीरे गैस उड़ना चालू होता है, वाष्पन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो पानी के लिए क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, या फिर केल्विन में बोलूँ तो 373 केल्विन। अब ये उसका पानी का या जल का क्वथनांक है, इतने में ये उबलेगा। अब जब कभी भी क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक ये है, अब जब कभी भी हम दाब को बढ़ाते हैं तो क्वथनांक क्या होता है, दाब को मैं प्रेशर पी से करता हूँ, क्वथनांक को मैं कर लेता हूँ, क्वथनांक को के ही मान ले रहा हूँ समझने के लिए बस। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ने लगता है, और प्रेशर जैसे जैसे कम होता है तो क्वथनांक भी कम होता है। ये इनका एक रिलेशन है, अनुक्रमानुपाती रिलेशन बोल लो आप, ठीक है, या प्रोपोर्शनल रिलेशन बोल लो इंग्लिश में। तो हिंदी वालों के लिए अनुक्रमानुपाती मानना और इंग्लिश वाले प्रोपोर्शनल। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, वहाँ जो भी पदार्थ या तरल पदार्थ या सॉलिड जो भी रखा होता है उसका क्या होता है, अंदर में प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, उसका क्वथनांक भी बढ़ते जाता है। तो क्वथनांक जब बढ़ता है तो पानी अब 100 डिग्री सेल्सियस में जो गर्म होता था अब वो 100 की जगह होगा 120 में। अब ये 120 में गर्म होगा, और पानी के साथ अगर दाल चावल रखा हुआ है तो वो भी क्या होगा, ज़्यादा हीट उसको मिलेगा। ज़्यादा हीट मिलने पर जब पानी उबल रहा है तो चावल भी ज़्यादा टाइम पर के बाद पकेगा। तो लेकिन ज़्यादा टाइम पकने के लिए क्या होगा, पानी तो है आसपास, पानी 120 में तो उबलेगा, उसको गर्म होने के लिए 120 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन साथ में उसके डूबा हुआ चीज, भीगा हुआ चीज जल में, वो धीरे धीरे अपने आप में तो गर्म होने लगेगा। अपने आप में जब वो गर्म होने लगेगा तो क्या करेगा कि अपने आप पकना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अब जो 100 में पकता था, जो 100 में उबलता था, वो अब 120 में उबलेगा। तो जल तो 120 में उबल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो विद्यमान पदार्थ हैं वो तो जल्दी पक जाएंगे, क्योंकि उनका तो क्वथनांक नहीं होता ना, क्वथनांक तो आपके लिक्विड का होता है। तो जो सॉलिड पदार्थ हैं वो धीरे धीरे पकना शुरू हो चुके रहेंगे, और जब तक आपका जल उबलेगा तब तक वो आधा पक चुके रहते हैं। तो इसी कारण जो प्रेशर कुकर है वहाँ क्वथनांक बढ़ जाता है, और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बोलो वो बढ़ने की वजह से खाना उसमें जल्दी पक जाता है। आई होप समझ में आया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि पदार्थों का तो वही रहेगा कि पदार्थ हाँ इस टेम्परेचर पर पकने हैं, लेकिन पानी क्या है, उबल तो रहा है लेकिन अब उसको 120 चाहिए। 100 में तो उबलता था नॉर्मल कंडीशन में, खुले वातावरण में, लेकिन अब प्रेशर के कुकर के अंदर 120, और इतने ताप पर तो दाल जल जाएगा, भुन जाएगा, लेकिन पानी के अंदर है तो पक जाएगा, इसलिए जल्दी पक जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये रिलेशन कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछा जाता है प्रश्न में, कि एग्जाम्स में ऐसे आते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर, वातावरण की ऊंचाई पर जाने पर पानी देरी से क्यों गर्म होता है, जल्दी क्यों गर्म होता है, पानी जल्दी क्यों गर्म होता है, या फिर जो खाना क्यों है देरी से क्यों पकता है। तो ऊंचाई पर जाओगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, मतलब दाब कम हो गया, दाब कम हो गया तो क्या हो गया, क्वथनांक भी कम हो गया, क्वथनांक कम हो गया तो पानी जल्दी उबल जाएगा। पानी तो जल्दी उबल जाएगा, लेकिन पदार्थ जल्दी पकेगा क्या, नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस तो चाहिए ही चाहिए पकने के लिए, लेकिन पानी तो 50 में उबल जा रहा है, और 100 में तो उबल जाता, 100 में पक जाता था कोई भी खाना, तो अब तो 50 में थोड़ी पक जाएगा, उसको तो और टाइम लगेगा। और प्रेशर कुकर में क्या होता है, दाब बढ़ गया तो क्वथनांक भी बढ़ गया। 100 में तो खाना पक रहा है, लेकिन पानी तो 120 में उबल रहा है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये था आपके प्रेशर कुकर से संबंधित प्रश्न। फिर 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में। यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया, रडार का क्या होता है, सोनार का क्या होता है, सीएनजी का क्या होता है। तो रडार का स्पष्ट है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार का स्पष्ट है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और सीएनजी का भी स्पष्ट है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
सीएनजी एलपीजी एक ही तरीके के होते हैं, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है। सीएनजी किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में गैस के रूप में ही रहता है, लेकिन एलपीजी जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा आप प्रेशर डालोगे तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो एलपीजी लिक्विड में भी हो जाता है, गैस में भी हो जाता है। प्रेशर कम होने पर गैस और प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड में रहता है कौन, एलपीजी। और सीएनजी हर फॉर्मेट में या हर वातावरण में गैस के रूप में रहता है। सीएनजी का ज़्यादातर उपयोग कहाँ किया जाता था, जो वाहन हम लोग चलाते थे ना पहले गैस पर चलता था, जैसे एक वैन आता था ओमिनी वैन, उसमें इसी गैस के थ्रू ही चला करता था वो गाड़ी। पेट्रोल के भी ऑप्शंस रहते थे, डीजल के भी, लेकिन सीएनजी गैस का अधिकतर उपयोग करते थे क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता था। तो सीएनजी गैस का प्रयोग वहाँ किया जाता था। तो ये आप लोगों को याद होगा अगर आपने देखा होगा तो। और रडार का उपयोग क्या है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये काम करता है। तो रडार जब भी देखना कोई भी दूसरा देश का एरोप्लेन या कोई भी हवाई जहाज ही समझ लो, हवाई जहाज जैसे उड़ के दूसरे देश जाता है या एक सिटी से दूसरी सिटी जाता है, तो उसको लगातार मॉनिटरिंग करना पड़ता है वहाँ स्टेशन में बैठकर। जो भी एयरपोर्ट होता है वहाँ लोग वहाँ बैठते हैं और उसको डिटेक्ट करते रहते हैं कि सही डायरेक्शन में उड़ रहा है कि नहीं, या उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो उसके लिए भी रेडियो जो रडार है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग काम आता है। साथ ही जो भी दूसरे देश का अगर प्लेन हमारे यहाँ आ रहा है, अगर वो युद्ध वाला प्लेन है, तो भी उसका रडार के द्वारा सूचना मिल जाती है। ये करता क्या काम है, तो ये सूक्ष्म विकिरणों को भेजता है कहाँ, सैटेलाइट में। सैटेलाइट से वापस आता है। जब ये सैटेलाइट से वापस आता है तो इस दौरान अगर कोई प्लेन इस तरीके से उड़ते हुए आ रहा है तो इससे सूक्ष्म तरंगें टकराएंगी और जितने एरिया से टकराएंगी वो क्या होंगी, वापस लौट जाएंगी। तो ये एरिया हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस एरिया का हमारे पास सूक्ष्म तरंग नहीं आ रहा, तो एक शेप दिखाई देता है जो उनका मॉनिटर रहता है वहाँ। तो रेडियो के रडार के द्वारा इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का, हवा में उड़ने वाली चीज़ों का वो पता लगा सकते हैं। क्या बोलना चाहिए कि डिटेक्शन कहाँ है, कौन सी दिशा में उड़ रहा है, कहाँ पर है। तो रडार से इन सभी का प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग किया जाता है, तो ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। तो इसका प्रयोग समुद्र में किया जाता है। समुद्र में कोई चीज़ डूब गई है या पनडुब्बी कोई हमारे नीचे तैर रही है, तो उन सभी का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रतिध्वनि का प्रयोग किया जाता है। सोनार प्रतिध्वनि पर बेस्ड है। इसमें क्या होता है, यहाँ जैसे सूक्ष्म तरंग था, यहाँ पर प्रतिध्वनि का प्रयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि भेजा जाता है पानी के अंदर और जहाँ से वो टकरा कर वापस आता है तो उसका साइज, जैसे इसमें सूक्ष्म तरंगे लौट रहे थे तो डायग्राम बन रहा था, उसी प्रकार उसमें पानी के अंदर एक जहाज है, मान के चलो एक जहाज है, पानी के अंदर इन्होंने भेजा सोनार, और अगर अंदर कोई पनडुब्बी है तो इससे टकराएगा और वापस आएगा, इससे टकराएगा और वापस आएगा कि हाँ नीचे कोई है, किस आकार का है, कितना बड़ा है, इसके बारे में जानकारी दे देगा वो। तो ये सोनार प्रयोग है। सीएनजी भी बता दिया, तो ये आसान था, आसानी से कर सकते थे। बस अनुप्रयोग बता दिया क्योंकि अनुप्रयोग का बेस्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, फिर किस प्रकार से काम करता है वो पूछ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न का सही मिलान करो। आज क्लास थोड़ा तेज बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं इस वजह से। कांसा, कांसा को देखते हैं किससे बना है, पीतल है, जर्मन सिल्वर है, रोल्ड गोल्ड है, गन मेटल है। तो इन सभी का आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ें किन किन चीज़ों से बनी हुई है। तो अधिकतर देखना जो पीतल रहता है वो आपके तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। कांसा जो होता है वो तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। उसके बाद जर्मन सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर दिख रहा है तो अधिकतर टीन मार देते हैं, बट टीन नहीं रहता, तांबा और जस्ता प्लस निकल से मिलकर बनता है। रोल्ड गोल्ड रहता है वो एल्यूमिनियम से मिलकर बना रहता है, और गन मेटल रहता है उसमें टीन मिला रहता है। तो इस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को मिला सकते हैं आसानी से। एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप सभी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्लियर है। इसमें कुछ नहीं रहता, आपको सारी चीज़ों के नाम याद रखने पड़ते हैं, और ये ऐसा चीज़ है कि आपको नाम याद किए बिना नहीं बना सकते। तो याद नॉर्मल तरीके से ही रखना। पीतल का तांबा और जस्ता आ गया, कांसा का तांबा और टीन आ गया, जर्मन सिल्वर में तांबा जस्ता निकेल आ गया, रोल गोल्ड का तांबा एल्यूमिनियम, और गन मेटल का तांबा जस्ता टीन आ गया। इधर आप कूट मिलाएंगे तो आपको कूट में मिलेगा यहाँ पहला का दूसरा 20 चौथा, ये ऑप्शन नंबर सी ही आएगा मेरे ख्याल से। फिर आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सा धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में पूछा है, मतलब ऐसा कौन सा धातु। अधिकतर हम धातुओं की बात करते हैं तो हम खनन करके उनको प्राप्त करते हैं, खनन करके प्राप्त तो करते हैं, लेकिन कई धातुएं ऐसी होती हैं जो हवा में के संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही अभिक्रिया करने चालू कर देती, तो उनको अलग अलग तरीके से संजो कर रखा जाता है। लेकिन किस धातु को हम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, रख सकते हैं, तो वो है आपका सोना। ये मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है सोना। अधिकतर आपने सुना होगा
कि नदियों के धारा में हमें सोने के कणों की प्राप्ति हुई, तो ये मुक्त अवस्था में ही है, तो मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है। चांदी और मुक्त अवस्था में पाया भी इस वजह से जाता है क्योंकि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो सोना के बारे में ये भी याद रखना कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी, सोना है, उसके बाद चांदी है। सोडियम के बारे में ध्यान रखना, सोडियम ना जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है, सोडियम पोटेशियम, इसलिए इन्हें ना मिट्टी के तेल में भर कर रखा जाता है। तो याद रखना मिट्टी के तेल में किसे रखा जाता है, तो सोडियम को रखा जाता है। तांबा भी कम अभिक्रियाशील है एज कम्पेयर, लेकिन सोना से ज़्यादा है। तो ये देखना, आपने अगर तांबे का कड़ा पहना होगा जैसे मैंने पहना है, तो ये क्या होता है कि जैसे ही नमी के संपर्क में आता है तो थोड़ा थोड़ा ना हरा हरा कलर का वो होने लग जाता है, इस पर दाग लगने जाता है या फिर हरे कलर का दिखने लग जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें तारों और सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो तारों और सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या, ऑप्शन देखिए, नाभिकीय विखंडन, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत बल, नाभिकीय संलयन। तो ये नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय विखंडन कहाँ होता है, हमने सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में देखा, नाभिकीय रिएक्टर में। तो वहाँ नाभिकीय विखंडन हो रहा था, न्यूट्रॉन की बमबारी कर रहे थे, तो परमाणु बम हो गया, आपका नाभिकीय रिएक्टर हो गया, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। लेकिन सूर्य और तारों में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो छोटे छोटे अणु या परमाणु आपस में मिलकर एक बड़े परमाणु का रूप लेते हैं और वहां से एनर्जी उत्पन्न करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, 1H1 प्लस इस तरीके से मिलते हैं और हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, और हीलियम परमाणु बनता है कहाँ, सूर्य में, तारों में, और यही हमें प्रकाश देता है। तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो हमेशा याद रखना हाइड्रोजन पाया जाता है। उत्पाद क्या बनता है सूर्य में, रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू उत्पाद क्या आता है, तो हीलियम प्राप्त होता है। तारों में भी सेम केस है, वहीं से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। लेकिन चंद्रमा से हमें प्रकाश की प्राप्ति इस नाभिकीय संलयन से नहीं होती, वो सूर्य के प्रकाश को एब्जर्व करके रखता है और फिर रात में चमकता है और उससे हमें रोशनी की प्राप्ति होती है। तो ये वो अपवाद है चंद्रमा, इसको ध्यान रखिएगा। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है बता दिया मैंने। और नाभिकीय संलयन के साथ एक और, जैसे यहाँ परमाणु बम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय संलयन में आपके हाइड्रोजन बम आते हैं। हाइड्रोजन बम जो आपने सुना होगा, जो कि परमाणु बम से भी 1000 गुना ज़्यादा विनाशकारी है, वो नाभिकीय संलयन के थ्रू ही काम करता है, और वो भी अनियंत्रित श्रृंखला रहेगी। जहाँ भी अनियंत्रित श्रृंखला आ गई वो विनाशकारी ही होगा। तो नाभिकीय संलयन पर बेस्ड है हाइड्रोजन बम और सूर्य में ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 सूची 2 मिलाते हैं। वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, हिमन, गलन, संघनन। वाष्पन क्या होता है, किसी भी चीज का गर्म होकर वाष्प के रूप में उड़ना। तो कौन गर्म होगा, द्रव। तो द्रव का गैस के रूप में बदलना ही आपका वाष्पन कहलाता है। फिर ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो ठोस अवस्था से जब कोई चीज गैस अवस्था में बदलती है तो उसका ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठोस से गैस। हिमन क्या कहलाता है, तो जो द्रव अवस्था में है उसका ठोस में बदल जाना आपका हिमन कहलाता है। गलन क्या है, तो जो ठोस है उसको गलाकर जब द्रव बनाया जाता है तो वो गलन कहलाता है। ठोस का द्रव में, जैसे लोहा ठोस अवस्था में है, उसको जलाएंगे तो एक लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, तो गलन में आ जाता है। संघनन क्या होता है, गैस को द्रव के रूप में वापस से प्राप्त करना ही संघनन कहलाता है। अच्छा, ये सामने था इसका, गैस का द्रव के रूप में संघनन। कैसे टाइप से, जब भी घर में देखना आप खाना बनाते होंगे या फिर खाना बनाते हो किसी ने देखा होगा घर में मम्मियों को, तो जब वो ढक्कन ढकती हैं सब्जी के ऊपर और नीचे अगर कोई चीज़ पक रहा होता है तो उसके वाष्प उस ढक्कन में टकरा कर वहाँ पर पानी के छोटे छोटे बूंदे के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, उसी को ही संघनन बोला जाता है। वाष्पन क्या होता है, जब पानी आप नहाने के लिए गर्म करते होंगे तो देखना कभी कभी धीरे धीरे ऐसे एक लहर जैसे ऊपर की ओर उठता है गैस, और जब उसके ऊपर जैसे ऐसा हाथ रख लो या फिर एक कोई पात्र रख दो तो वहाँ पर वो दिखने लग जाता है पानी की बूंदे के रूप में। तो वो जो पानी की बूंदों के रूप में जो दिखेगा तो संघनन है, लेकिन वो जिस तरीके से उठ रहा है वो आपका द्रव से गैस के रूप में परिवर्तित होता है, वो वाष्पन में आ जाता है। ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर देखा होगा, कभी भी घर में पूजा करते हैं तो कपूर जलाते हैं, तो कपूर एक ठोस अवस्था में रहता है, जब उसको जलाते हैं तो उसका द्रवीभूत नहीं होता है, वो उससे जगह गैस के रूप में उड़ जाता है। तो ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा उदाहरण कपूर होता है, तो ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना। हिमन, फ्रिज में कोई भी चीज को रख दो, पानी को रख दो, जम जाएगा, द्रव से ठोस हिमन हो जाएगा। गलन बताया था, लोहे का एग्जांपल लेके, द्रव ठोस से द्रव। तो ये थे, इसको याद रखना, इससे संबंधित क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित वैद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऊर्जा के घटते क्रम में की अर्थात सर्वाधिक ऊर्जा किसके पास है और कौन सी ऊर्जा, तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों की ऊर्जा।
तो विद्युत चुंबकीय जो विकिरण रहता है उसमें ऊर्जा कौन सी होगी, एक तो गतिज ऊर्जा ही होगी भाई, तेजी से जा रही है, तेजी से अगर कोई भी किरण, कोई भी रेस जो है रहता है ना, जैसे सूर्य की किरणों में भी क्या रहती है, गतिज ऊर्जा जो ऊष्मीय रूप में रहती है वही आपके ऊर्जा के फॉर्म में दिखती है। तो ऊर्जा किसमें सर्वाधिक होगी, विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये जो चारों दिख रहे हैं सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण है। सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा पैराबैंगनी में होगी। पैराबैंगनी कहाँ से आती है, आपके सूर्य से आती है, तो आपके दूसरे में होगी। फिर घटते क्रम में बोला इसलिए तो सबसे ज्यादा वाले पहले लिखेंगे ना, बढ़ते हुए बोलता तो जिसमें सबसे कम होगा, जैसे कि रेडियो तरंग में सबसे कम होता है जिसको लिखते हैं। तो अभी घटते क्रम में चलते हैं, तो सबसे ज्यादा पैराबैंगनी में होता है, फिर उसके बाद अवरक्त में होता है, अवरक्त मतलब इंफ्रारेड, ये भी सूर्य से ही आती है। फिर रेडियो तरंग ये इसमें कम होता है। फिर सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग में ज़्यादा होता है, जो हम रडार में प्रयोग करते हैं तो सूक्ष्म तरंग में जो ऊर्जा होता है वो ज़्यादा होता है। फिर रेडियो तरंग में होता है। रेडियो तरंग क्या होती है, जिनका प्रयोग हम टेलीविजन में करते हैं, रेडियो में प्रसारण के लिए करते हैं, वो सब रेडियो तरंग के अंतर्गत आता है। तो इस क्रम में जमाना था हमने 2 1 4 3 2 1 4 3, किसमें 2 1 4 3 ये था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। तो इस क्रम में आपको जमाना था। ये घटते क्रम बोला था, बढ़ते क्रम बोलते तो सीक्वेंस चेंज हो जाता, 3 4 1 2 हो जाता। तो ये ध्यान रखना। किसका कहाँ प्रयोग है, पैराबैंगनी विकिरणों को सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी तक आने से रोकती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है रोकने का, तो ओजोन परत। ओजोन परत जो है इसको रोकती है, नहीं तो हमें स्किन कैंसर होने का खतरा है। और जहाँ जहाँ पर देखा गया है कि ओजोन परत का विनाश हो गया है, नष्ट हो गया है, वहाँ पर ये पैराबैंगनी विकिरणें स्किन कैंसर ज़्यादा बढ़ा रही है। वहाँ के जो जंगल हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से नष्ट होते जा रहे हैं। तो ये देखा गया। रेडियो तरंगों का प्रयोग बता दिया, सूक्ष्म तरंग का प्रयोग बता दिया, और रक्त विकिरण ये इंफ्रारेड बोलते हैं, इंफ्रारेड। तो रात में जब देखते हैं ना, जो रात में जो बिल्ली हो गई उसका आँख जो चमकता है वो इसी इंफ्रारेड की वजह से चमकता है। तो वहाँ उनका भी रात के टाइम पर पशु पक्षियों को देखने के लिए भी इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। खैर इतना डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, सही मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। आतिशबाजी में रंग उत्पन्न करने वाले तत्व कौन से होते हैं, कृत्रिम रूप से फल पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है, फल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में प्रयोग। तो मुझे जल को शुद्ध करने में ना प्रयोग वाला पता था कि घर में अगर सिंटैक्स है तो उसमें डालते रहते क्लोरीन, तो क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर आपका आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का मुझे रासायनिक सूत्र आप सभी बताइएगा कि क्या होता है। चूना, जैसे चूना रहता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना हो जाता है CaOH ट्वाइस। उसी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर का क्या रहता है ये बताना है आपको। फिर कृत्रिम रूप से फल पकाने में उपयोग, तो जिनके घर में अगर आम वाम होंगे जो फल का वो करते होंगे, विक्रेता होंगे, उन लोग को पता होगा कि इसमें एथिलीन या एसीटिलीन, ये भी याद रखना एसीटिलीन ना, कहीं पर एसीटिलीन गैस भी देखने को मिलता है, एसीटिलीन गैस। तो ये एथिलीन एसीटिलीन गैस एक ही है। एथिलीन जो प्राकृतिक रूप से पेड़ों के अंदर बनता है तो एथिलीन है, और आप अभिक्रिया करके जो प्रयोगशाला में बना रहे थे एसीटिलीन है। कृत्रिम रूप से इसी एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन नाम भी उसी को बोला जाता है। तो यहाँ एथिलीन लिया, एथिलीन लेना। अगर दोनों भी दिखे ना, अगर आपको प्रश्न में रेलवे के एग्जाम में ऐसा हुआ था कि एथिलीन भी दिया गया था, एसिटिलीन भी दिया गया था, तो वहाँ पर आंसर एथिलीन के रूप में लिया गया था। तो हमेशा अगर दोनों आपको ऑप्शन में दिख जाए तो आपको एथिलीन को लेना है। मेरे से भी ये गलती हुई थी, एसिटिलीन मैंने मारा था बट वो गलत होता, मैं मॉक टेस्ट दिला रहा था उसमें, तो मुझे आइडिया है कि एथिलीन को आपको लेके चलना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। होता दोनों सिमिलर है, बस ये प्राकृतिक रूप से पेड़ में जब फल पकते हैं तो एथिलीन की वजह से पकते हैं, एथिलीन गैस, वही गैस एसिटिलीन है। लेकिन ये प्रयोगशाला में बना लिया गैस और फिर उसको फलों पर छोड़ रहे हैं, तो उसका फल का पहले क्या पकता है, बाहरी आवरण पकता है, तो एसिटिलीन गैस के कारण है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। दोनों ऑप्शन दे तो एथिलीन लेना है, कृत्रिम रूप से बोला जाए तो यही आएगा। फिर एक बचा था क्या, आतिशबाजी में रंग उत्पन्न करने वाले, तो बचा क्या, स्ट्रोंसियम और बेरियम। स्ट्रोंसियम और बेरियम अधिकतर लोगों को ये पता नहीं रहा होगा। तो स्ट्रोंसियम जो है ना, लाल रंग, आतिशबाजी में हम देखते हैं जब फटाके फोड़ते हैं तो उसमें जो लाल रंग दिखाई देता है वो इसी स्ट्रोंसियम के कारण दिखाई देता है, और जो हरा रंग दिखाई देता है वो बेरियम की वजह से दिखाई देता है। तो लिख लेना, ये लाल, चटक लाल जो दिखाई देता है इसकी वजह से, और हरा जो कलर है बेरियम की वजह से। इतना आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें देख लीजिएगा कौन सा जोड़ी है। 17 देखते हैं, निम्न सूची का मिलान करो। इसमें वोल्ट मीटर, तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि किस चीज़ का प्रयोग करके कौन से चीज़ों को हम मापते हैं। तो जैसे लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता, बायो में हमने पढ़ा था कि दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, उसकी शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तो दूध का शुद्धता लैक्टोमीटर है। अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से
आपेक्षिक आर्द्रता या सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, और वोल्ट मीटर से विद्युत विभव माना जाता है। विद्युत विभव मतलब वोल्टेज, करंट आई, इसका पता नहीं, इसका भी नहीं पता। तो ये विद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं, इसको I से डिनोट करते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। इन सभी चीज़ों से इसका मापन किया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये मैंने डला दिया था थोड़ा सा लाइट करने के लिए लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? तो समस्थानिक क्या होता है पहले समझना जरूरी है। ऑप्शन देख लेते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो इसका आंसर जो है ना वो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ये आएगा। समस्थानिक, समस्थानिक मतलब क्या? सम आ रहा है, सम मतलब बराबर, स्थानिक में स्थान आ रहा है मतलब बराबर स्थान रखने वाला। बराबर स्थान रखने वाला कैसे? तो तत्वों में क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु द्रव्यमान होता है। जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो ये इसका परमाणु द्रव्यमान बताता है, द्रव्यमान, और ये इसका परमाणु क्रमांक बताता है। तो जिन भी तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होंगे वो उसके समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। प्लूटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम इस तरीके से नाम से जाना जाता है इनको। तो 1, 2, 3 समस्थानिक किसके होते हैं? सर्वाधिक समस्थानिक किसके होते हैं? तो याद रखना पोलोनियम, पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 हैं। अब ये तीनों एक दूसरे के समस्थानिक है। क्यों समस्थानिक है? क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक देखो समान है। परमाणु क्रमांक जब समान हो किन्हीं तत्वों का तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। तो ऑप्शन वही है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या समान तो समस्थानिक। अब अगर उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु द्रव्यमान बराबर हो तो क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान जब बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, परमाणु द्रव्यमान जब यहाँ 1, 2, 3 लिखा है इसके जगह ऐसे हो जाता, ये 1 है, ये 2 है, लिथियम तीसरा होता है, 3 परमाणु का लेकिन भार 1 है। समझ लीजिए, मान लीजिए कि इस प्रकार का है। तो ये सभी का परमाणु द्रव्यमान समान दिख रहा है, तो एक ये दूसरे के क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? समान परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व। ठीक, तो इसका आपको ध्यान में रखना है, जिसको समभारिक के नाम से जाना जाता है। जो समान द्रव्यमान रहता है ना उसको समभारिक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्न में सूची मिलान करना है हमें। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान पर बेस्ड है, तो पीएच मान पहले बता देता हूँ। पीएच मान क्या होता है? तो कोई भी विलयन है या पदार्थ है, फल है, धातु है, अगर पीएच मान की वैल्यू ना, पहले ये ध्यान रखना, 0 से लेकर 14 तक होती है। 0 तो कुछ होता नहीं है, 1 से लेकर समझ लेना, 1 से 14 तक होती है पीएच मान की वैल्यू। 7 जो इसका बीचों बीच का प्रोडक्ट होता है, 7 नंबर जो बीच में आएगा, ये उदासीन को दर्शाता है। उदासीन, ना वो अम्लीय है ना क्षारीय है। अगर 0 से लेकर 7 के बीच में किसी पदार्थ का मान आता है पीएच मान, तो वो अम्लीय होता है, और 7 से लेकर 14 के बीच में आता है तो क्षारीय होता है, और बीचों बीच 7 में आता है तो वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो हमारा जो जल होता है, वर्षा का जल लो, आशुद्ध जल लो या साधारण जल लो, वो आपका उदासीन कैटेगरी में आता है, उनका पीएच मान 7 होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ रहते हैं, खट्टे फल हो गए, खट्टे चीजें हो गए, दही हो गया, ये सब क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अम्लीय मतलब उसका 0 से 7 के बीच में आएगा। और जितने भी अन्य पदार्थ हैं खट्टे फलों के अलावा और जो भी रहते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें, हमारा रक्त ही हो गया तो क्षारीय के अंतर्गत आ जाते हैं। क्षारीय जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया एक द्रव भी आता है, गैस भी होता है, तो वो आपके क्षारीय में आ जाता है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। तो वो क्षारीय होते हैं जो 7 से 14 के बीच आए, जिसका पीएच मान हो क्षारीय, 0 से 7 के बीच आए अम्लीय, 7 करेक्ट 7 आए पीएच मान तो उदासीन। तो इसी के बारे में पूछा था। अब पीएच मान क्या होता है ना, तो उसमें कितनी मात्रा में हाइड्रोजन के आयन विद्यमान है वही उसके पीएच मान को, अगर H+ आयन की सघनता है तो अम्लीय हो जाता है, OH- की सघनता हो जाती है तो क्षारीय हो जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब अलग अलग चीज़ों का ना पीएच मान पूछा जाता है एग्जाम्स में, जिसमें से फेवरेट यही सब है जो मैंने लिखा है। रक्त का पीएच मान तो ये 7.4 होता है रक्त का। रक्त हमारा क्षारीय नेचर का होता है। नींबू का पीएच मान क्या होता है? तो ये 2.2 लिख लीजिएगा, 2.4 भी होता है, 2.2 एग्जैक्ट 2.2 आपको याद रखना है। 2.4 क्या होता है? तो 2.4 आपके ना, सिरका आपने सुना होगा, वो भी नींबू के रस के समान ही होता है, सिरका खट्टा। तो जो सिरका है जिसे एक अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, एक विधि होती है सिरका की, क्या विधि है मुझे याद नहीं आ रहा है, एज इट इज एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा उसका नाम। तो सिरका को ना, सिरका का जो होता है वो 2.4 होता है और नींबू का 2.2 होता है, इतना ध्यान रखेंगे आप। दूध का पीएच मान क्या होता है? तो दूध का पीएच मान होता है 6.4, इसका नेचर थोड़ा अम्लीय होता है। और आशुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो इसका 7 होता है। आशुद्ध जल का क्या होता है? 7 होता है। तो ये सभी एक दूसरे के सामने ही थे,
तो आसू जल का साफ होता है, ये दिख भी रहा है, 1 2 3 4 ये हो गया। तो पीएच मान 7 होता है, बताया भी हूँ, उदासीन होता है। वर्षा का जल पूछे तो भी 7 होता है, इतना ध्यान रखना। कभी कभी मानव मूत्र का भी पूछा गया है कि उसका पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है, मानव मूत्र का 6 होता है, इतना याद रखना है। जैसे सेब है, सेब में मैलिक अम्ल या मौलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल, उसका 3 होता है, इतना याद रखना है आपको, 3 होता है। तो ये सारी चीजें, मुंह, जैसे हमारा मुंह है ना, तो मुंह में लार उपस्थित होता है, तो हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है, 5.5 होता है हमारे मुख का पीएच मान, इतना आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और सर्वाधिक जो अम्लीय पदार्थ है ना वो HCl है। HCl एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सर्वाधिक है, पूरे पृथ्वी पर स्थित सभी में सर्वाधिक अम्लीय पदार्थ ये है। और सर्वाधिक क्षारीय की बात की जाती है तो द्वितीयक एमीन, याद रख लीजिएगा, सर्वाधिक क्षारीय पदार्थ कौन सा है, तो द्वितीयक एमीन। अब प्रश्न में कभी कभी ये होता है कि अलग अलग दे देते हैं, HCl दे दिया, H2SO4 दे दिया, HNO3 दे दिया और कुछ दे दिया, उसमें बोलेगा कि सर्वाधिक उसमें अम्लीय कौन है, तो वो अलग है, उसके लिए आपको एक पूरा चार्ट याद करना पड़ता है। लेकिन अधिकतर यहीं से देखा गया है, अगर उस तरीके का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा पेपर का लेवल हार्ड माना जाता है। तो आप पहले, सबसे पहले तो प्राथमिकता है कि इन चीज़ों को याद करें। इन चीज़ों को याद करने के बाद अगर आपको ऐसा समय है तो आप उसको याद कर सकते हैं। हमारे जो फुल CGFM का कोर्स है वहाँ ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, जहाँ आपको सभी चीज़ों के पूरे डिटेल में वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ जो चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ उनके और भी अच्छे तरीके से आपको डिटेल में उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। रबड़ के व्यापारिक वल्किनी कलर में किसका प्रयोग शामिल है? तो रबड़ है, रबड़, यहाँ पर रबड़ बात की जा रही है, तो इसमें गंधक, कार्बन, फास्फोरस, सिलेनियम क्या आएगा? तो गंधक आता है। जो प्राकृतिक रबर हम प्राप्त करते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है, प्राकृतिक रबर जो है बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है। अब हम जो अभी हमारे चालू लाइफ में या डेली लाइफ में हम जो यूज़ करते हैं रबर, जैसे कि पैसों में, नोट में जो बैंकों से मिलते हैं तो उसमें रबड़ लगा होता है, वो ले लो, या फिर हम जो टायर यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में वो ले लो, या हमारे चप्पल के जो सोल बने रहते हैं वो सब कितने हार्ड क्वालिटी के रबड़ हैं, वो सभी रबड़ हैं। हमें लगता है कि प्लास्टिक होगा, बट प्लास्टिक नहीं रहते, कई में रहते भी हैं, लेकिन अधिकतर वो रबड़ ही होते हैं। तो रबड़ देखा ही होगा आपने, टायरों के रबड़ जो होते हैं कितने हार्ड होते हैं, तो उनको हार्ड बनाया जाता है यही गंधक मिलाकर। कार्बन भी मिलाया जाता है, ऑप्शन में कार्बन भी है, तो कार्बन क्यों नहीं लिया गया है ये भी बताता हूँ। फास्फोरस है, सिलेनियम। तो जहाँ हार्ड करने की बात आए, जैसे कि मैं अभी सभी चीज़ों में बता रहा था, हार्ड कठोर करने की बात है तो वहाँ कार्बन मिलाया जाता है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है व्यापारिक वल्कनीकरण, वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गंधक का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी मैंने बताया टायर वायर, उन सभी चीज़ों के लिए गंधक का प्रयोग करके ही उसको वल्कनाइजेशन किया जाता है। रबड़ में, प्राकृतिक रबड़ में गंधक को मिलाना वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण कहलाता है, और उसी से हमें हार्ड मटेरियल प्राप्त होता है, किसका? रबड़ का। जो कि टायरों में, प्लास्टिक मतलब चप्पलों में हम सोल का यूज़ करते हैं, वो सब इसी के ही देन है। तो वल्कनीकरण के बाद ही वो सारी चीज़ें प्राप्त होती है। और वल्कनीकरण के लिए क्या जरूरी है? तो गंधक जरूरी। तो रबड़ में जब गंधक मिलाया जाएगा तो टायर बन जाएगा, इस तरीके से याद रखना। टायर को जब जलाते हैं तो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा स्मेल करता है, तो उससे उल्टा याद रख लेना, गंधक, गंध करता करके गंधक, तो रबड़ में गंधक मिलाया तो टायर बन गया। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और कठोर करना है तो कार्बन मिला दिया। तो ये था आपका 20 क्वेश्चंस। इनके PDF हमारे प्ले स्टोर में हमारा ऐप है, योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप, उसको इंस्टॉल कर लेंगे आप लोग, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो वहाँ इन सभी के आपको PDF प्राप्त हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जो भी टॉपिक मैंने कवर किए हैं आप उसी के इर्द गिर्द ही पढ़ाई कीजिएगा, समय कम है। अगर आपने पहले से कर रखा है तो फिर आप बाकी चीज़ों पर हाथ पैर मारिएगा कि हाँ बाकी चीज़ भी हम कर सकते हैं। बाकी चीज़ों में क्या, तो जैसे विलियन होता है, कोलाइड विलियन होता है, बफर विलियन होता है, वहाँ आप पढ़ सकते हैं, उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जो भी अभी मैंने मीटर बताया था, इलेक्ट्रोमीटर, और जो अपचायक, प्रबल अपचायक है, प्रबल ऑक्सीकारक है, उनसे संबंधित कुछ कुछ पढ़ सकते हैं कि कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा अपचायक है। क्योंकि जब पेपर का लेवल टफ होने वाला रहता है ना, तो उसमें सरल टाइप का नहीं पूछेगा, उसमें कोई कोई ना यौगिकों का नाम दे देगा, और इन यौगिकों में बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन सा वो विद्युत ऋणात्मक है, या प्रबल अपचायक है, या फिर प्रबल ऑक्सीकारक है, इस तरीके का पूछ देगा। या किसका पीएच मान सर्वाधिक है, कौन सा ज़्यादा अम्लीय है, क्षारीय है, तो यौगिकों के नाम दे देता है। NaOH दे दिया, CaCl2 दे दिया, तो उसको आपको एक प्रॉपर वे में पढ़ना होता है, जो कि अभी आपके, अगर आपने पढ़ा हुआ पहले से नहीं है तो आपके लिए मुश्किल जाएगा। तो जो टॉपिक मैंने टच करके रखा हुआ है उसको आपको पढ़ना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से मैं वीडियो लेकर आते रहूँगा। जो भी चीज़ों के मैंने प्रश्न पूछे हैं उसे कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो भी मैं भी लेक्चर लेके आ रहा हूँ, सुमन मैम लेके आ रही हैं, योगेंद्र सर के जो
20 डेज के क्रैश कोर्स चल रहे हैं उन सभी का आपको नोटिफिकेशन तुरंत और तत्काल मिलता रहे, ताकि आप दूसरे लोगों से पिछड़े ना। और लाइक जरूर कीजिएगा, मेरा मनोबल वो बढ़ेगा वहाँ से कि आप सभी को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। और कहीं पर अगर मिस्टेक हो गया होगा तो उनको ज़रूर बताइएगा, मैं उनको सुधार जरूर करूँगा और अपने पढ़ाने की स्किल्स में लगातार डेवलप करते रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ।